किसके पास में जाऊं और किसकी कलाई में जाकर के राखी बांधे, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैया। आया सावन का त्योहार मैया, हमको दुख सताए। आया किसके में घर द्वार मैया, हमको दुख सताए। जाए किसके में घर द्वार मैया, हमको दुख सताए। भाई बहन से राखी बंधवाए, काहे को मुँह पे सितम ये ढाए। भाई बहन से राखी बंधवाए, काहे को मुँह पे सितम ये ढाए। किस्मत थोड़ी दही करी तार मैया, हमको दुख सताए। आया उसी समय वो लड़की अपने मन की व्यथा को अपनी माँ को सुना रही है कि कहा माँ मैं क्या करूं, कैसे मैं आज अपने आप को समझाऊं और कौन वो वही होगा जो हमारी हाथ से अपनी कलाई में राखी बंधवाएगा। तो उसी समय वो माँ कहने लगी है तो क्यों परेशान है, अरे तेरे चाचा का लड़का है वो भी तो तेरा भाई है, अगर तुझे राखी ही बांधनी है तो जाकर के उसके हाथ में राखी बांध। तो उसी समय वो लड़की राखी लेकर के चली है अपने चाचा के घर पे, और जैसे चाचा के घर पे पहुंची तो जो उसकी चाचा की लड़कियां थी उन्होंने देखा कि हमारे भाई के हाथ में राखी बांधने के लिए आ रही है, तो उसी समय उन लड़कियों ने उसको फटकारना चालू कर दिया। आज उस लड़की को इतना बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि उसे धिक्कार के अपने घर से बाहर निकाल दिया। कहने का मतलब अगर किसी का भाई नहीं है तो सामने वाला भी किसी के दुख को समझने की कोशिश नहीं करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा, भले ही वो भाई बहन का हो चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। सब अगर बात करते हैं तो सिर्फ अपने मतलब की बात करते हैं, और कितना अपना स्वार्थ है उतनी ही बात करेंगे, फालतू बात कोई नहीं करता। तो वैसे ही आज वो लड़की वहां से रोती बिलखती वापस लौट के आई है और जाकर के अपनी माँ से कहा माँ तुम तो कहते थे कि अपने चाचा के लड़के के हाथ में जाकर के राखी बांध, मैं वहां गई लेकिन हमारी उन बहनों ने मुझे राखी नहीं बांधने दी, बताओ अब मैं कहाँ जाऊं। तो उसी समय आज उसकी माँ कहने लगी है चल कोई बात नहीं, अगर कोई भाई नहीं है तो तू आज से ही छोड़ दे और आज से ये काम करना ही बंद कर दे जो तुझे कष्ट दे। तो उसी समय ऐसी अपनी बेटी को समझाया। तो इधर धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा तो एक दिन जब वो उस घर में सभी लोग बड़े हंसी खुशी के साथ में अपने समय को गुजार रहे थे, तो जो कहने का मतलब जब समय आता है तो आगे आने वाले समय के बारे में कोई नहीं जानता कि किसके जीवन में कैसा समय आए, क्योंकि समय का चक्र ही ऐसा होता है कि जिसकी गति को किसी ने नहीं जान पाया। तो इधर जो उसके माता पिता थे, अकस्मात ऐसी बीमारी हुई कि दोनों ही माता पिता की एक साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उन माता पिता की उनकी मृत्यु हो गई तो अब वो लड़की
पड़ी है, बैठी हुई है। एक तरफ अपने पिता की लहज को देख रही है, दूसरी तरफ अपनी माँ की लहज को देख रही है। अब वो अकेली लड़की उस आंगन में रो रही, बिलक रही है, कोई भी उसके पास में आने वाला नहीं है। अब तो वो विचार कर रही है कि माँ, अगर मैं इस दुनिया में जीवित रहूंगी तो किसके लिए रहूंगी, कैसे अपने जीवन को गुजारेंगे। उसी समय अब वो लड़की अपने माता पिता को जगाने की कोशिश कर रही है कि हमें ये तो बता दो कि इस बड़े से घर में हम कैसे रहेंगे, किसके सहारे अपने जीवन को बिताएंगे। तो आज वो लड़की बुरी तरीके से रो रही है। इधरी गोदी ने लहस लली आज अंगन बीच चिंगारी रे। बता दो हम कैसे रहेंगे। इस संसार में आप दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। हर इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता कि जो किसी के दर्द को समझे। लेकिन माँ, आज तूने मुझे उस मोड़ पे छोड़ा है जहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके पास में जाऊँ, किससे जाकर के सहारा मांगे। कौन सी गलती बनी सोई गई आज बनी मेरा मोई महद तू फेरी ऐसी नजरिया रे। लड़की रोई जा रही है। आज उसकी छाती फट रही है कि मैया मैया हमें कुछ तो बता दो। आज वो सारी रात वो लड़की रोती रही, बिलखती रही। कोई भी परिवार का एक भी सदस्य उस लड़की से जाकर के किसी ने नहीं पूछा कि तू क्यों रो रही है। कहने का मतलब समय ऐसा आता है जब दुख की घड़ी आती है तो उस समय सगे संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। और सगे संबंधी की तो बात छोड़िए, आस पड़ोस के लोग भी और घर के परिवार के लोग भी किसी का दुख पूछने के लिए नहीं जाते। आज वो लड़की रोई जा रही है, रोई जा रही है। कोई उसे धीर बंधाने वाला नहीं है। तड़प रही है, बिलक रही। कभी तो
अपनी माँ को जगाती है, कभी तो अपने पिता को जगाती है। आज वो लड़की दोनों की लहश को देख करके रोए जा रही है, टूटती हुई जा रही है, कोई भी उसको समझाने वाला नहीं है। तो उसी समय गांव के लोगों ने जब आवाजें सुनी है तो गांव के लोगों ने विचार ये बनाया कि सारी रात कोई रोता रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन रोया, और जाकर के उनके परिवार के लोगों से जाकर के कहा कि भैया तुम्हारे घर से रोने की आवाज आ रही है, क्या आपको मालूम नहीं है? तो वो सगे संबंधी परिवार के लोग कहते हैं कि मुझे तो नहीं मालूम क्या हुआ। तो उसी समय गांव के लोगों ने जाकर के उसके घर में देखा तो देखा कि माता पिता की लहश पड़ी हुई और लड़की रोई जा रही है। तो जाकर के गांव वाले लोगों ने उस लड़की को समझाया, उसे सहारा बनाया, कहा कि बेटी तू क्यों परेशान है, तुझे दुख इस बात का है कि तेरे माता पिता तुझे छोड़ के चले गए हैं, अगर वो तेरे साथ रहते तो शायद वो तुझे छोड़ के नहीं जाते, हो सकता है तेरे जीवन में तेरे माता पिता का यही तक साथ था और अब तो कैसे जिएगी। अब तो तुझे खुद ही विचार करना है कि अब तुझे अपने बाकी का समय कैसे व्यतीत करना है। और बेटी तेरे घर में अपारों की धन दौलत है, तो उस दुनिया में कोई ऐसा तो मिलेगा जो तेरा सहारा बनेगा। तो उसी समय उस गांव के लोगों ने जब उस लड़की को समझाया तो उसके माता पिता की उन्होंने अर्थी सजाई है और गांव के लोगों ने ही उस अर्थी को सजा करके जैसे ही चली तो उसी समय वो लड़की उन गांव वाले लोगों के चरणों में जाकर के गिर गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, भैया भैया हमारे माता पिता को आप ले जा रहे हो, लेकिन आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, कम से कम हमारी तरफ तो गौर कीजिए कि हम क्या करेंगे, कैसे अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन हमें अब जीवन को नहीं बिताना है भैया, आप ऐसा करना जहाँ हमारे पिता माता पिता की लहश को लगाओ तो वहीं पर एक दूसरी भी चिता सजा देना, क्योंकि मुझे इस संसार में नहीं रहना है। आज वो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी है, भैया मरी जाऊंगी बबुल के संगरी जरी जाऊंगी, मरी जाऊंगी बबुल के संगरी जरी जाऊंगी। संसार में मेरा कोई नहीं है, मरी जाऊंगी बबुल के संगरे जरी जाऊंगी। मैया बबुल की चिता सजइयो, दफन रात हमको कर दीजो। आज वो लड़की कह रही है, भैया बस हमारा इतना सब तुम्हें काम करना है, क्योंकि मैंने संसार में रह के देख लिया है कौन किसका होता है और कौन किसका नहीं होता। और जिसके माता पिता अगर नहीं है तो उस संतान की तो दुनिया में कोई भी सहारा नहीं बनता है। वो दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, लेकिन कोई भी आसपास के लोग उसको सहारा नहीं देते। तो उसी समय आज वो लड़की कहने लगी, भैया हमें ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना। माता पिता की चिता सजइयो, दफन घात हम को करी दीजो। मैं घुट घुट के मर जाऊंगी जरी जाऊंगी, मरी जाऊंगी बबुल के संगरे जरी जाऊंगी। सुख की पूछे अब को हमको लाड़ लड़ावे, को मेरे
शक्करे मर जाऊंगी। उसी समय वो लड़की गांव वालों के पीछे पड़ी है, पैरों को पकड़ लेती है। आज वो सड़कों पे पड़ी है, गली में पड़ी है, तो गांव के लोग समझा रहे हैं, बेटी तू क्यों परेशान है, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे घर में धन दौलत की कमी नहीं है, जाकर के जैसे तू चाहे वैसे अपने जीवन को बिता सकती है, और जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। बस दुख इस बात का है कि तेरे पास में अगर एक किसी का साया होता तो शायद तुझे आज इतना दुख नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि तेरी किस्मत ही ऐसी है कि जो तेरे किस्मत में तेरे माता पिता को सुख नहीं लिखा है। और तब गाँव के लोगों ने जैसे समझाया तो उस लड़की को जब और स्त्री ने पकड़ लिया तो गांव के लोग उनके माता पिता की अर्थी को ले जाकर के शमशान में जाकर के उनकी चिता जलाई है। उसके बाद में अब वो लड़की अपने उस सोने से आंगन में बैठी हुई बिलख रही है, रो रही है। कभी उन आंगन में बैठ करके पुरानी यादों को याद करती है कि कैसे हमारे माता पिता ने हमें प्रेम के साथ में पाल पोस के इतना बड़ा किया, कभी हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने दिया, लेकिन आज मैं अपने माता पिता को कैसे पाऊं, कौन आकर के हमें बताएगा कि हमारे माता पिता दोबारा हमें कहाँ मिलेंगे। तो वो लड़की उस सोने से आंगन में रोई जा रही है। इधर जो उसके चाचा और चाची थे, जब उन्होंने जाना कि हमारे भैया और भाभी यहाँ से चले गए तो विचार ये बनाया कि वो लड़की अकेली रह गई है और उनके घर में अपारों की धन संपत्ति है, अगर वो धन संपत्ति हमारे कब्जे में हो जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर तो कोई भी नहीं हो सकता। तो उसी समय उन लोगों ने विचार बनाया कि उस लड़की को या तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल देंगे या तो उसे मरवा देंगे ताकि वो आसानी से उसकी धन संपत्ति हमारे कब्जे में हो सके। तो ये बात उनकी छोटी लड़की सुन रही थी और जाकर के तुरंत उत्कल वर्णा को जाके उसने बताया, कहा दीदी अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो, अपनी जान बचाना चाहती हो तो इस घर से चली जाओ, क्योंकि हमारे माता पिता विचार बना रहे हैं आपको मारने के लिए, तो हम ये नहीं चाहते हैं कि वो आपकी हत्या कर दें, इसलिए आप यहाँ से चली जाइए, कहीं भी जाइए, अपने जीवन को बचा लीजिए। तो उसी समय उत्कल वर्णा रातों रात अपने घर से चली जाती है। जब उत्कल वर्णा वहाँ से निकली तो रोती बिलखती चलती चली जा रही है। तो उसी समय अब इधर जब वहाँ से निकली है तो कानपुर के रास्ते चली आई, काली नदी के तट पर जाकर के पहुंची, और जो संकिसा के पास में काली नदी है और उस काली नदी पर जाकर के पहुंच गई। उस समय संकिसा के राजा थे दीर्घशक्र। तो जाकर के उस नदी पे पहुंची है तो विचार ये बना रही है